देवर की सुहागरात। दोस्तों, मेरा नाम अंजलि है। मेरी उम्र 30 साल है। मैं एक गांव की रहने वाली हूँ। मेरा देवर बहुत धार्मिक और पढ़ा लिखा और हसीन भी था। उसकी शादी हो गई। शादी की रात मेरी देवरानी गायब हो गई। हर जगह तलाश किया लेकिन कहीं नहीं मिली। उसके बाद मेरे देवर की 2 और शादियां हो गई, लेकिन हर बार शादी की रात के वक्त देवरानी भाग जाती थी। सब परेशान थे। जब मेरे देवर की चौथी शादी की गई और कमरे में कैमरे लगवा दिया गया, आधी रात को सबने देखा कि हम गांव में रहते थे और हमारे गांव में कच्चे घर और ज्यादातर गरीब लोग ही रहते थे। हमारे गांव में कुछ साल पहले एक अजीबोगरीब हरकत हुई थी जिसे आज तक कोई भूल नहीं सका। यह वाक्य कोई नहीं भूल सकता। मेरा देवर मोहन बहुत धार्मिक था। मेरा देवर बहुत खूबसूरत और पढ़ा लिखा था। उसकी शादी वाली रात एक अजीबोगरीब हरकत हुई। देवर की शादी वाली रात कोई देवरानी को अगवा करके ले गया और उसके बाद देवरानी कहीं नहीं मिली। कोई नहीं जानता था कि देवरानी कहाँ गई और उसे कौन ले गया और कहाँ से ले गया। घर वालों ने और देवर ने रो रो कर बुरा हाल कर लिया। इस हरकत को 2 साल गुजर गए और जब घर वालों ने उसकी दूसरी शादी करने का फैसला किया और देवर की शादी शिवानी नाम की लड़की से हुई। शिवानी बहुत खूबसूरत लड़की थी और देवर के साथ बहुत खुश थी और मोहन भी बहुत खुश था। लेकिन शादी के कुछ दिनों के बाद ही शिवानी अचानक गायब हो गई, जैसे देवर की पहली पत्नी शादी वाली रात गायब हुई थी। इस बार लोग बुरी तरह से परेशान हो गए और देवर जी बहुत ज्यादा परेशान थे कि उसके साथ क्या हो रहा है। मोहन की दूसरी पत्नी ऐसे कैसे गायब हो सकती है। शिवानी के घर वाले और हमारे घर वालों ने मिलकर उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। मोहन ने फिर से इसे एक हादसा समझकर अपना लिया, लेकिन इस बार गांव वालों ने इसे किस्मत का फैसला नहीं बल्कि उनकी बदकिस्मती समझा और पूरे गांव में मोहन के खिलाफ तरह तरह की बातें होने लगी। शोर मचने लगा। कोई कहता कि मोहन पर ऊपरी साया है और वही मोहन का घर बसने नहीं दे रहा, और कुछ लोग तो यह भी कह रहे थे कि मोहन खुद ही अपनी पत्नियों को गायब कर रहा है। मोहन एक पढ़ा लिखा सीधा साधा लड़का था। उसके बारे में ऐसी बातें सोचने को दिल नहीं करता था, लेकिन सच क्या है यह किसी को नहीं पता था। दूसरी पत्नी के गायब हो जाने के बाद मोहन ने सब्र कर लिया। सास जिस जगह रिश्ता लेने जाती सब लोग मना कर देते। मोहन ने 4 साल तक शादी नहीं करेगी, लेकिन 4 साल के बाद हमारे पड़ोस के गांव से एक लड़की का रिश्ता आया जिसका नाम तनु था। वो लोग मोहन के साथ होने वाले वाकया के बारे में नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने तनु का रिश्ता मोहन के साथ कर दिया और हमारे घर वाले भी काफी डरे हुए थे कि ये रिश्ता भी हाथ से न निकल जाए, इसीलिए उन्होंने जल्दी जल्दी शादी तय कर दी। शादी में गांव के किसी भी इंसान ने शामिल होने की जरूरत नहीं समझी। तनु मोहन की पत्नी बनकर हमारे घर आ गई। सब लोग बहुत खुश थे, लेकिन सबके दिलों में कहीं न कहीं यह डर था कि तनु के साथ भी वह हादसा न हो जाए जो मोहन की पहली पत्नी के साथ हुआ। तनु बहुत खूबसूरत और सुलझी हुई लड़की थी। उसने मोहन और हम सबको दिल से अपना लिया था, लेकिन शादी के 2 महीने के बाद उनके कमरे में से एक चीख सुनाई दी। जब सब घर वाले दौड़कर कमरे में गए तो वहाँ पर तनु नहीं थी। उसके बाद तनु गायब हो गई और फिर कहीं नहीं मिली। सब घर वाले तनु को ढूंढते रहे, यहाँ तक कि पुलिस को भी बुलाया गया, लेकिन किसी को भी पता नहीं चला कि वह कहाँ गई। और तनु का भी वही अंजाम हुआ जो मोहन की दूसरी पत्नी का हुआ था। इस वाक्य के बाद तो गाँव वालों को 100% यकीन हो गया था कि मोहन पर जरूर कोई ऊपरी साया है, और लोगों ने मोहन से मिलना और बात करना बंद कर दिया। बल्कि गांव के कुछ लोगों ने मिलकर फैसला करा कि मोहन और हम सबको इस गांव से निकाल देते हैं। इस गांव में रहेंगे तो पूरे गांव को मुश्किल में डाल देंगे। तो फिर हम सबको इस गांव से निकाल दिया गया था। हमने अपना पुराना घर बेचकर एक नए गांव में अपना घर ले लिया था और वहीं अपने घर में रहने लगे। हम जिस गांव में शिफ्ट हुए थे उस गांव में गुनगुन नाम की एक लड़की रहती थी। लड़की तो बिल्कुल कहा नहीं जा सकता था क्योंकि वह 35 साल की थी, लेकिन वो इतने खूबसूरत थी कि 25 साल की ही लगती थी। खूबसूरत होने के साथ साथ इंटेलिजेंट भी थी। गुनगुन और मोहन की कहानी बिल्कुल एक जैसी थी। हम जिस गांव में रहते थे वहाँ गुनगुन पूरे गांव में बदनाम लड़की थी। गांव वालों ने गुनगुन के खिलाफ अजीबोगरीब बातें कर रखी थी कि जैसे उसके ऊपर काला साया है।
वगैरह वगैरह। लेकिन गुनगुन सीधी साधी और मासूम सी लड़की थी जो पूरे गांव में बदनाम हो गई। गुनगुन के साथ कुछ ऐसा हुआ था कि जब उसकी शादी हुई तो शादी के दूसरे दिन ही गुनगुन का पति एक्सीडेंट पर मर गया। वह विधवा होकर अपने घर आ गई। इस वाक़ये के बाद लोगों ने उसे मशहूर कर दिया कि गुनगुन मनहूस है और उसकी मनहूसियत की वजह से उसका पति इस दुनिया से चला गया। 1-2 महीने ये बातें करने के बाद उनके बारे में ये बातें गांव वालों ने करनी बंद कर दी थी। इसके बाद गुनगुन के घर वालों ने उसकी शादी एक बहुत अमीर घर के लड़के से करा दी, लेकिन किस्मत को शायद यह भी मंजूर नहीं था और उसका दूसरा पति दिमाग की नस फटने से मर गया। गुनगुन बेचारी एक बार फिर से विधवा होकर अपने घर आ गई। इस बार गांव वालों ने उसको माफ नहीं किया। लोगों ने उल्टी सीधी बातें बनानी शुरू कर दी और बेचारी गुनगुन के लिए जिंदगी मुश्किल कर दी। वो बहुत मॉडर्न और आजाद ख्याल की लड़की थी और इस सब को अपना कसूरवार नहीं समझती थी। उस बेचारी का कोई कसूर नहीं था। जिंदगी मौत तो भगवान के हाथ में होती है। उस वक्त तो कम से कम मैं गुनगुन के बारे में यही सोचती थी। इस वाक्य को 5 साल गुजर गए। फिर बहुत दिनों तक उनके लिए कोई रिश्ता नहीं आया। फिर अचानक एक दूसरे गांव से उसके लिए एक रिश्ता आया और गुनगुन के घर वालों ने फौरन हाँ कर दी कि गांव वालों की बातों की वजह से यह रिश्ता भी हाथ से न निकल जाए। और फिर एक बार में ही गुनगुन की शादी हो गई। ये उनकी तीसरी शादी थी। गुनगुन पूरे गांव में ज्यादा मशहूर थी, इसलिए मुझे आए दिन गुनगुन के किस्से सुनने को मिलते रहते थे। जब भी गुनगुन के बारे में सोचती तो मुझे उससे हमदर्दी होती। ये जो कुछ भी हो रहा था इसमें गुनगुन का कोई कसूर नहीं था। शायद किस्मत में ही यही लिखा था। एक बार फिर वही हुआ जो होता रहा था। गुनगुन का तीसरा पति भी करंट लगने की वजह से मर गया और गुनगुन एक बार फिर से विधवा का दाग लेकर अपने मम्मी पापा के घर आ गई। इस हादसे के बाद गांव वाले गुनगुन से दूर रहने लगे। जहां भी गुनगुन को देखते गली बदल देते, यहाँ तक कि गुनगुन के अपने भाई बहन, अपने माँ बाप भी गुनगुन को मनहूस समझने लगे। जिस तरह सब गांव वालों को मोहन के बारे में यह लगता था कि वो खुद अपनी पत्नियों को गायब करता है, इसी तरह गुनगुन के बारे में भी सबको यही लगता था कि वो शायद अपने पतियों का कत्ल कर रही है। हमारे घर वाले जो कि उस गांव में नए थे, इसीलिए गुनगुन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते थे। बस इतना जानते थे कि गुनगुन के 3 पतियों के डेथ हो गई है। हमें भी अपने देवर की शादी कहीं ना कहीं तो करनी ही थी, इसीलिए हमारे सास ससुर मोहन का रिश्ता लेकर उनके घर गए। उनके मम्मी पापा पहले से ही गुनगुन को लेकर बहुत परेशान थे कि कोई इससे शादी नहीं करता, तो इसीलिए वह मोहन का रिश्ता देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने हाँ कर दी। मोहन और गुनगुन की शादी तय हो गई। 3 दिन बाद दोनों की शादी हो गई। वो दोनों एक दूसरे की सच्चाई से वाकिफ नहीं थे, लेकिन गांव में सब लोग जानते थे। गुनगुन के बारे में भी और मोहन के बारे में भी गांव वाले बहुत खुश थे कि वह दोनों एक दूसरे से शादी कर रहे हैं। गुनगुन के 3 पति मर चुके हैं और मोहन की 3 बीवियां भाग चुकी है और गांव वाले इस बात से खुश है कि ये लोग आपस में ही शादी कर रहे हैं। देखते हैं अब पहले कौन मरता है और फिर सारी सच्चाई खुद ही खुलकर आ जाएगी कि कसूरवार कौन है, मोहन या गुनगुन। अब पता चलेगा कि कौन कितना मनहूस है। मोहन और गुनगुन की शादी हो गई। अब देखते हैं कि पहले कौन मरता है, ताकि दूसरे की हकीकत का पता चल सके। मोहन शादी के बाद गुनगुन को अपने घर ले गया। गुनगुन जाकर कमरे में बैठ गई और मोहन बाहर मेहमानों के पास चला गया। गुनगुन कमरे में जाकर बैठ गई और उनका इंतजार करने लगी। गुनगुन काफी देर तक कमरे में अकेली बैठी मोहन का इंतजार करती रही, लेकिन मोहन अंदर नहीं गया, काम में व्यस्त था। 3 घंटे के बाद जब वो काम से फ्री होकर कमरे में गया, तब गुनगुन उसका इंतजार कर रही थी। कमरे में दाखिल होते ही मोहन को एक अजीब खुशबू का एहसास हुआ हर तरफ से, और कमरे को बड़ी खूबसूरती से सजाया गया था। सामने देखा तो बेड पर गुनगुन घूंघट लिए बैठी थी। मोहन मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा और गुनगुन के थोड़े से फासले में आकर बैठ गया। गुनगुन का हाथ पकड़कर प्यार से कहा, आई एम सॉरी गुनगुन, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, घर आए मेहमानों में व्यस्त हो गया था। गुनगुन ने शर्माते हुए नजर झुका ली और हल्की आवाज में बोली कि चलो कोई बात नहीं, आप देर से ही सही मगर कमरे में तो आए। गुनगुन की बात सुनकर मोहन मुस्कुराया और मुस्कुराते हुए बोला, कैसी है आप? गुनगुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो?
मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं भी ठीक हूँ। और आपका कब तक घूंघट में रहने का इरादा है, क्या घूंघट नहीं उठाएंगे? गुनगुन मुस्कुराते हुए कहा कि मैं से घूंघट नहीं उठाऊंगी, पहले आप मुझे मुंह दिखाई का तोहफा दीजिए। इस पर मोहन मुस्कुराया और अपनी जेब से हीरे की अंगूठी निकालकर गुनगुन को पहना दी। गुनगुन ने चेहरे से घूंघट उतार दिया और फिर दूध का एक गिलास मोहन को दिया। मोहन ने गुनगुन का धन्यवाद किया और दूध उसके हाथ से ले लिया और पीने लगा, लेकिन दूध का एक घूंट लेते ही मोहन को दूध का स्वाद थोड़ा अजीब लगा और उसने कुछ नहीं कहा और सारा दूध पी लिया। फिर मोहन ने उसका हाथ पकड़ा और कमरे की लाइट बंद कर दी और वो दोनों एक ही बेड पर सो गए। फिर मोहन ने गुनगुन का हाथ पकड़कर अपने होठों से लगाया और फिर मोहन ने मुंह खोला और गुनगुन का हाथ अपने मुंह में डालकर काटने लगा। गुनगुन ने चीख मारने के लिए मुंह खोला ही था कि मोहन ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया, उसे चीखने से रोक दिया और बड़ी बेदर्दी से अपने मुंह में लेकर खाने लगा। लेकिन गुनगुन के हाथ का गोश्त खाते हुए मोहन को ऐसा लगा जैसे गुनगुन के हाथ से खून नहीं निकल रहा था। गुनगुन के हाथ से खून क्यों नहीं निकलता? गुनगुन ने जल्दी से हाथ छुड़ाया और धक्का देकर बेड से नीचे गिरा दिया और कमरे की लाइट ऑन कर दी। गुनगुन ने गुस्से से मोहन की तरफ देखा जो कि बेड के नीचे पड़ा था। उसने कहा कि मैं जानती हूँ कि तुम कोई इंसान नहीं हो, एक आदमखोर हो जो इंसान का गोश्त खाता है। मोहन ने बौखलाकर गुनगुन की तरफ देखा। वो अपना राज खुल जाने की वजह से गुस्से में था। गुनगुन बोली कि तुमने अपनी पिछली 3 पत्नियों को कत्ल करके उनका गोश्त खाया है और उनकी लाशों को गायब कर दिया और लोगों को लगता है कि तुम पर ऊपरी साया है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरा भी गोश्त खाओगे? मोहन ने हंसती हुई गुनगुन की तरफ देखा जो हंसते हुए उसकी तरफ देख रही थी। फिर मोहन ने बौखलाते हुए पूछा कि तुम कौन हो और मेरे बारे में इतना कैसे जानती हो? गुनगुन बौखलाते हुए मोहन की तरफ देख रही थी और कहने लगी, तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं कौन हूँ, और अगर तुम्हें पता चल जाए कि मैं कौन हूँ तो तुम यहाँ रहने के काबिल नहीं रहोगे। मोहन गुनगुन की बात सुनकर हैरान हुआ और अपनी उंगली काटते हुए बोला, तुम्हारे जिस्म से खून क्यों नहीं निकल रहा? देखो गुनगुन, मैं जानता हूँ कि तुम भी कोई इंसान नहीं हो, सच सच बताओ तुम कौन हो? गुनगुन जोर जोर से हंसने लगी। फिर उसने कहा कि तुमने ठीक सोचा, मैं भी कोई इंसान नहीं हूँ, मैं एक चुड़ैल हूँ और आज तुम एक चुड़ैल के हाथों अपनी जिंदगी खत्म करने वाले हो। आज तक तुमने अपने 3 पत्नियों को मारा है, लेकिन अफसोस आज तुम्हारी चौथी पत्नी के हाथों तुम्हारा कत्ल हो जाएगा। और फिर आहिस्ता आहें भरते हुए गुनगुन का रंग बदलने लगा। वो खूबसूरत लड़की से एक चुड़ैल का रूप ले चुकी थी। बड़े बड़े दांत बाहर आ गए, उसके मुंह से खून टपकने लगा। उसे देखकर मोहन एक पल के लिए डर गया, फिर संभलकर बोला कि अगर मैंने अपने 3 पत्नियों को मारकर उनका गोश्त खाया है तो तुम कौन सी दूध की धुली हो? तुमने भी अपने 3 पतियों को मारकर उनका खून पिया है, लेकिन याद रखना तुम मेरा खून कभी नहीं पी सकोगी। वो चुड़ैल मोहन की बात सुनकर हंसती हुई बोली, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुमसे शादी तुम्हारी पत्नी बनने के लिए की है? मैंने तो शादी तुम्हारा खून पीने के लिए ही की है। जैसे मैंने अपने बाकी पतियों का खून किया, ऐसे ही मैं इंसानों का खून पीकर ताकतवर चुड़ैल बन जाऊंगी। मेरे जिस्म शैतानी ताकत आ जाएगी और आज तुम्हें मेरे हाथों कोई नहीं बचा सकता। मोहन गुस्से से खड़ा हुआ और गुनगुन उसे मारने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन मोहन ने गुनगुन को जोर से धक्का दिया और गुनगुन फर्श पर जाकर गिर पड़ी। मोहन गुस्से से बोला, तुम सोच रही हो कि तुम एक चुड़ैल हो और तुम्हारी ताकत मुझसे ज्यादा है। मत भूलो कि मैंने भी अपने 3 पत्नियों को मारकर जिंदा खाया है। मैं एक आदमखोर हूँ और तुमने एक आदमखोर से पंगा लिया है। चुड़ैल, अब तुम खौफनाक मौत मरोगे। यह कहकर मोहन ने चुड़ैल के बाल पकड़े। चुड़ैल अपने लंबे लंबे नाखून मोहन पर मारने लगी। वो दोनों बुरी तरह से लड़ रहे थे। फिर मोहन ने चुड़ैल को जोर से धक्का दिया और चुड़ैल ने जब उठाकर मोहन को मारा, मोहन फौरन फर्श पर गिर पड़ा। फिर वो चुड़ैल लंबे लंबे नाखूनों के साथ मोहन की तरफ बढ़ी और मोहन के जिस्म पर बैठ गई। फिर उस चुड़ैल ने अपने दांत मोहन के पेट पर रखे और मोहन को काटने लगी। मोहन ने जोरदार चीख मारी और चुड़ैल के बाल पकड़ लिए और हिम्मत करके खड़ा हुआ और उस चुड़ैल को मारने लगा। और फिर मोहन ने उसे पकड़ा और बेड पर गिराया और उसने अपने दांत चुड़ैल की गर्दन पर रखे
और चुड़ैल को काटने लगा। उस चुड़ैल ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की और मोहन का हाथ पकड़कर अपने मुंह में लिया और काटने लगी। चुड़ैल ने इतनी जोर से मोहन का हाथ काटा कि मोहन का हाथ जिस्म से अलग होकर गिर गया। मोहन और चुड़ैल 1 घंटे तक एक दूसरे से लड़ते रहे और एक दूसरे को मारते रहे। कभी मोहन उस चुड़ैल को काटता तो कभी वह चुड़ैल मोहन को मारने लगती। वो दोनों आपस में लड़ते रहे। लड़ते लड़ते दोनों थक गए। मोहन ने आखिर में कैंची उठाकर उस चुड़ैल के सिर पर मारी और चुड़ैल वहीं तड़प तड़प कर मर गई। मोहन लड़ते लड़ते खुद भी थक चुका था, इसलिए खुद भी वहाँ गिर पड़ा। मोहन के जिस्म से हर तरफ खून निकल रहा था और उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वह खून को रोक पाता या किसी को आवाज देकर कमरे में बुलाता। देखते ही देखते उसका ज्यादा खून बहने की वजह से वो मर गया। वो दोनों आदमखोर और चुड़ैल उसी कमरे में पड़े रहे। अगली सुबह घर में उनकी लाशें मिली, लेकिन गांव वाले की आदमखोर और चुड़ैल से जान छूट गई। यह हमारे गांव का सबसे भयानक और अजीबोगरीब वाकया था, जिसे आज तक नहीं भुलाया जा सका। और हम आज भी आदमखोर और चुड़ैल की यह कहानी सुनकर हैरान होते हैं। लेकिन यह पूरी कहानी सुनने के बाद आप लोग यह सोच रहे होंगे कि वो दोनों जब कमरे में लड़ते रहे तो गांव वालों को इस बात का कैसे पता चला, क्योंकि वह दोनों मर गए थे। जाहिर है उन दोनों में से किसी ने तो इस बात का नहीं बताया होगा। तो दोस्तों, दरअसल गांव वालों ने मिलकर गुनगुन और मोहन के कमरे में कैमरे लगवा दिया था, ताकि पूरे गांव को उन दोनों की हकीकत पता चल सके। उन दोनों की लड़ाई और सारी बातों की रिकॉर्डिंग हो गई, इसलिए उन दोनों की कहानी पूरी दुनिया को पता चल गई। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आया होगा। कहानी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।